हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्हें 20वीं सदी के सबसे धुरंधर गणितज्ञों में गिना जाता है। एक ऐसी महिला जिन्हें आइंस्टाइन ने खुद जीनियस करार दिया था। एक ऐसी गणितज्ञ जिन्होंने भौतिक विज्ञान की दुनिया को सिर्फ छुआ, पर इतने में ही उन्हें एक ऐसा मंत्र प्रदान कर दिया जिसके कारण हम अपने ब्रह्मांड को बेहतर समझ पाए हैं। आज हम बात करेंगे एमी नोएटर की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 21 एमी नोएटर में आपका स्वागत है। आमतौर पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं एपिसोड में अंग्रेज़ी भाषा का कम से कम इस्तेमाल करूं, लेकिन आज के एपिसोड में अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आज के एपिसोड में गणित और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का जिक्र होगा जिन्हें अंग्रेज़ी में समझना और समझाना ज़्यादा आसान होगा। और क्योंकि हमारे अगले कुछ एपिसोड मशहूर वैज्ञानिकों के बारे में होंगे, तो अगले कुछ एपिसोड्स में भी यही होगा। उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1882 को अर्लांगन नाम के एक शहर में, जहां एमी नोएटर का जन्म हुआ। अर्लांगन जर्मनी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक शहर है, और जर्मनी आप जानते ही होंगे यूरोप में एक देश है। इसके पड़ोस के कुछ देश हैं फ्रांस, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नेदरलैंड्स। एमी नोएटर का पूरा नाम था अमालिया एमी नोएटर, लेकिन उन्हें सब एमी नोएटर के नाम से ही जानते हैं, और वो खुद भी एमी नाम ही इस्तेमाल करना पसंद करती थी। वो एक यहूदी परिवार से थी, और ये मामूली सी बात आगे चल के महत्वपूर्ण साबित होगी। उनके पिता का नाम था मैक्स नोएटर, और वो खुद भी एक जाने माने गणितज्ञ थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी करते थे। उनकी माँ का नाम था ईडा अमालिया कॉफमन। हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना कि वो एक धनवान परिवार से थी। एमी के अलावा मैक्स और ईडा के 3 और बेटे भी थे, अल्फ्रेड, फ्रिट्ज और गुस्टाव रॉबर्ट्स। सभी बच्चों में एमी उम्र में सबसे बड़ी थी। हमें एमी के बचपन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। थोड़ी बहुत बातें जो पता हैं वो ये हैं कि वो एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। बचपन में उन्हें वो सभी घरेलू काम सिखाए गए जो उस समय में लड़कियों को सिखाए जाते थे, पर एमी को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ्रेंच और अंग्रेज़ी भाषाएं बोलने में उनका कौशल दिखने लगा था, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उनकी असली क्षमता का अनुमान लगाया जा सके। सन 1900 में एमी 18 साल की हो चुकी थी, और समय आ गया था कि वो चुने कि वो जीवन में आगे क्या करना चाहती थी। उस ज़माने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास काफ़ी कम व्यावसायिक विकल्प हुआ करते थे। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी यूरोप, जिसे हम आज आधुनिक सामाजिक विचारों के आदर्श के रूप में देखते हैं, वहाँ भी सिर्फ करीब 100 साल पहले तक महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता था। खैर, एक विकल्प जो एमी के लिए मौजूद था वो था अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषाओं की शिक्षिका बनना। उन्होंने ऐसा कर पाने के लिए परीक्षाएं भी दी और अच्छे अंकों से पास भी कर ली। पर यहाँ उन्होंने एक ऐसा निर्णायक फैसला लिया जिसने उनका और हम सबका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लांगन में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। पर यह उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। यूनिवर्सिटी में भी महिलाओं पर कई पाबंदियां थी। एमी को सिर्फ कक्षा को ऑडिट करने की आज्ञा दी जाती थी। इसका मतलब था वो कक्षा में बैठकर पाठ सुन तो सकती थी, पर अन्य पुरुष छात्रों की तरह उसमें पूरी तरह से भाग नहीं ले सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हर उस प्रोफेसर से अलग से आज्ञा लेनी पड़ती थी जिसकी कक्षा में वो बैठना चाहती थी। खैर, इन सब बाधाओं के बावजूद उन्होंने 1903 में अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। इसके बाद एमी ने कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। यहाँ उन्हें गणित और विज्ञान की दुनिया के कई दिग्गजों से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। इनमें शामिल थे डेविड हिल्बर्ट, फीलिक्स क्लाइन और हर्मन मिन्काउस्की जैसे गणित के विद्वान, और मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। आप शायद जानते होंगे, हर्मन मिन्काउस्की ने एक समय पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पढ़ाया था, और
कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड वो ही व्यक्ति हैं जिनके सम्मान में एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के माप को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। 1904 में किस्मत ने एमी का साथ दिया और यूनिवर्सिटी में महिलाओं की शिक्षा पर जो पाबंदियां थीं वो कम हो गई। वो यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लांगन लौट आई और उन्होंने गणित के क्षेत्र में रहने का फैसला किया। इसके बाद 1907 में उन्होंने प्रोफेसर पॉल गॉर्डन की देखरेख में सफलतापूर्वक पीएचडी हासिल करी। मज़े की बात यह है कि एमी में और भी बेहतर काम करने का इतना जोश था कि भविष्य में वो कहा करती थी कि उनका पीएचडी का काम बेकार था। अगले 7 साल यानी 1908 से 1915 तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लैंगन के मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाती रही, पर बिना किसी तनख्वाह के। कई बार जब उनके पिता, जो खुद एक शिक्षक थे, पढ़ा नहीं पाते थे तो एमी उनके छात्रों को भी पढ़ा दिया करती थी। इस दौरान उन्होंने अपने खुद का रिसर्च का काम भी जारी रखा। 1911 तक एमी के सुपरवाइज़र पॉल गॉर्डन रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह आए अर्नस्ट फिशर। एमी और फिशर दोनों गणित प्रेमियों की अच्छी बनती थी। दोनों घंटों तक आपस में गणित की बातें किया करते थे और माना जाता है कि फिशर एमी के गणितीय जीवन में काफ़ी प्रभावशाली रहे। एमी का अब थोड़ा बहुत नाम होने लगा था। गणित और विज्ञान की दुनिया में लोग उनके काम को पहचानने लगे थे। इस कारण 1915 में डेविड हिल्बर्ट और फीलिक्स क्लाइन ने एमी को यूनिवर्सिटी ऑफ गर्टिंगन में आकर पढ़ाने का निमंत्रण दिया। दरअसल वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से जुड़ी एक समस्या से जूझ रहे थे और इसका हल निकालने के लिए वो एमी की मदद चाहते थे। लेकिन यहाँ फिर वो पुरानी मुसीबत लौट आई। कुछ शिक्षकों ने इस बात से आपत्ति जताई कि एक महिला उनकी यूनिवर्सिटी में पुरुषों को पढ़ाने वाली थी। हिल्बर्ट भी अपनी तरफ से लगा रहा और आखिरकार एमी को यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में पढ़ाने की इजाज़त मिल गई। वो गोटिंगन के लिए निकली ही थी कि उनकी माँ की मृत्यु की खबर उन्हें मिली। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत ही वापस अर्लांगन पहुंची अपने बूढ़े पिता की देखभाल करने के लिए। कुछ हफ्ते वहाँ बिताकर सब कुछ ठीक से देख दाख कर वो एक बार फिर गोटिंगन के लिए निकल पड़ी। हिल्बर्ट ने लड़ झगड़ कर उन्हें पढ़ाने का मौका तो दिलवा दिया था, पर उन्हें गोटिंगन में कोई औपचारिक पद नहीं मिल पाया था। इसका मतलब था कि उन्हें वहाँ पढ़ाने के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली थी और ये अगले कुछ सालों तक ऐसे ही चलने वाला था। उनके रहने खाने पीने का सारा खर्चा उनके परिवार को ही उठाना पड़ता था। अपने लेक्चर्स को भी वो खुद के नाम से विज्ञापित नहीं कर सकती थी, उन्हें डेविड हिल्बर्ट का नाम इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन लगता नहीं कि एमी को इन औपचारिक चुनौतियों की कोई खास चिंता थी, क्योंकि उन्होंने जल्द ही हिल्बर्ट और क्लाइन की समस्या का हल ढूंढ निकाला और साथ ही ब्रह्मांड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी खोज निकाला। ये सिद्धांत एमी के सम्मान में नर्टर्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1915 में हुई और 1918 में इसे औपचारिक रूप से अन्य वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया गया। ये सिद्धांत क्या है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल एमी के जीवन पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। अब अगर आप अभी तक की तारीखों पर ध्यान दे रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस समय यूरोप में क्या चल रहा था। मैं इशारा कर रहा हूँ पहले विश्व युद्ध की ओर, जो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला। इसमें जर्मनी और उनके साथियों की हार हुई थी। विश्व स्तर पर इस तरह से हारने के बाद किसी भी समाज और सरकार में उथल पुथल होना अपेक्षित ही है। जर्मनी में भी ऐसे ही एक अंदरूनी आंदोलन हुआ, जिसके कारण तख्ता पलट तो हुआ ही, पर समाज में भी कई बदलाव आने लगे। देश में फिलहाल के लिए लोकतंत्र स्थापित हुआ और महिलाओं के अधिकारों में सुधार आया। इन बदलावों के चलते 1922 में आखिरकार एमी को औपचारिक रूप से प्रोफेसर की पदवी दी गई और अगले साल पहली बार उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एक तनख्वाह भी मिली। अगले करीब 1 दशक तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में ही गणित पढ़ाती रहीं। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने गणित की दुनिया को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनमें शामिल थी नई विचारधाराएं और रिसर्च। साथ ही उन्होंने कई ऐसे होनहार गणितज्ञों को भी पढ़ाया जिन्होंने आगे चलकर खुद कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। कहा जाता है कि एमी का कौशल सिर्फ उनके खुद के काम में ही नहीं, बल्कि
अक्सर उनके छात्रों के काम में भी नजर आता था। वो गणित की बातें करते हुए अक्सर खो सी जाती थीं। वो पढ़ाते समय काफ़ी तेज़ तेज़ बोलती थीं और उनके लेक्चर्स अक्सर असंरचित हुआ करते थे। कई छात्रों को इससे मुश्किल होती थी, पर इसी अव्यवस्था के पीछे छुपी थी एमी की असली प्रतिभा। और जो छात्र एमी की इस प्रतिभा को देख पाते थे, वो पूरी तरह से उनके प्रशंसक बन जाते थे। एमी को अक्सर ना अपने पहनावे का ध्यान रहता था, ना दिखावे का और ना शिष्टाचार का। कई लोगों को उनकी ये आदतें खटकती थीं, पर उनके चाहने वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। वो हमेशा अपने छात्रों को आगे बढ़ने में मदद किया करती थी। खुद के काम से पहले वो उनके काम को बढ़ावा दिया करती थी। अपने खुद के मामले में तो वो अक्सर बड़े बड़े कारनामे करके बिना किसी शोर शराबे के अगली समस्या हल करने में लग जाती थी। इतने साल बिना तनख्वाह जीने के कारण उनका रहन सहन भी काफ़ी साधारण सा था, और ये तनख्वाह मिलने के बाद भी ज़्यादा बदला नहीं। वो अक्सर अपनी कमाई बचा कर रखती थी ताकि वो उसे अपने भतीजे को विरासत में दे सके। 1932 में एमी ने एक बड़ी सफलता हासिल करी। उन्हें एकरमैन टॉबनर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया, जिसके साथ उन्हें कुछ इनाम राशि भी मिली। इसी साल उन्हें ज्यूरिक में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में बोलने का सम्मान भी मिला। आखिरकार विश्व स्तर पर उनके गणितीय हुनर को मान्यता दी जा रही थी। लेकिन सफलता के इस मुकाम पर आकर जिंदगी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लिया। अभी तक एमी ने कई व्यावसायिक मुश्किलों का सामना किया था, पर उनका निजी जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था। वो बहुत अमीर नहीं थी, पर वो खुश थी और अपने काम में मस्त थी। लेकिन 1933 में ये सब बदल गया। जर्मनी में एक भयानक बदलाव आ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की, जो पिछले कई सालों में काफ़ी ताकतवर बन चुके थे। 1933 में नाजी पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली और हिटलर जर्मनी का शासक बन गया। और आप शायद जानते ही होंगे कि नाजी पार्टी को यहूदियों से खास नफरत थी और एमी एक यहूदी थी। पता नहीं कि इस समय किसी को अंदाज़ा था या नहीं कि आगे चलकर नाजीज़ यहूदियों पर क्या क्या अत्याचार करने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने यहूदियों को सरकारी पदों से बर्खास्त करना शुरू कर दिया। इनमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक भी थे। एमी और उनके साथियों को यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन से निकाल दिया गया। एमी ने चुपचाप इस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब वो औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा सकती थी, तो इसीलिए वो अक्सर अपने घर पे ही अनौपचारिक रूप से छात्रों को पढ़ा दिया करती थी। लेकिन जर्मनी की स्थिति खराब हो रही थी और इस नए जर्मनी में उनके जैसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। इसलिए वो कई और शिक्षकों और वैज्ञानिकों की तरह जर्मनी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। अमेरिका के ब्रेन मार कॉलेज और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविल कॉलेज से उनकी बातचीत होने लगी, और आखिरकार रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा दिए गए एक दान की मदद से 1933 में ब्रेन मार कॉलेज में उनके लिए एक जगह बनाई गई। ब्रेन मार कॉलेज पेंसिल्वेनिया में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला एक महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगले ही साल उन्हें अमेरिका की मशहूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का मौका मिला, पर उन्हें यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ फिर से महिला होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ा, पर माना जाता है कि वो वैसे अमेरिका में संतुष्ट थी। लेकिन एक बार फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1935 में एक चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एमी की श्रोणि में एक ट्यूमर पाया गया। इसके इलाज के लिए जो सर्जरी की गई, उसके दौरान उनके शरीर में एक बड़ा ओवेरियन सिस्ट और 2 छोटे ट्यूमर पाए गए। सर्जरी के बाद 3 दिन तक तो वो ठीक रही और स्वस्थ होने लगी, पर फिर एकदम से ही उनकी स्थिति गंभीर होने लगी। अचानक ही 14 अप्रैल को वो बेहोश पड़ गई और उनको तेज़ बुखार हो गया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उनकी मृत्यु हो गई। जो डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे थे, वो भी ठीक से समझ ही नहीं पाए कि आखिर एमी को हुआ क्या था। एमी अपनी मृत्यु के समय केवल 53 साल की थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके सम्मान में एक छोटी मेमोरियल सर्विस रखी गई। भौतिक विज्ञान और गणित की दुनिया के कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी।
और अंत में उनके शरीर का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को ब्रिन मार में स्थित एम कैरी थॉमस लाइब्रेरी के बाहर दफना दिया गया। एमी ने अपने जीवन के दौरान गणित और भौतिक विज्ञान की दुनिया को कई अनोखे योगदान दिए। वैसे तो ये सभी योगदान खुद में काफ़ी प्रभावशाली साबित हुए, पर इनमें से एक जो गणित की दुनिया के बाहर काफ़ी मशहूर रहा है वो है न्यूटन्स थ्योरम। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन्स थ्योरम एक ऐसा सिद्धांत है जो एक प्रणाली या प्रक्रिया की सममिति यानी सिमेट्री को संरक्षण यानी कंजर्वेशन के नियमों से जोड़ता है। और ये सिद्धांत हमें ये समझने में सहायता करता है कि आखिर ब्रह्मांड बुनियादी तौर पर काम कैसे करता है। अगर किसी प्रणाली या प्रक्रिया की स्थिति में परिवर्तन करने से भी उसके परिणाम में कोई बदलाव ना आए तो उस प्रणाली को उस परिवर्तन के हिसाब से सिमेट्रिक माना जाता है। और न्यूटन्स थ्योरम कहता है कि जब भी किसी प्रणाली या प्रक्रिया में इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है तो उसमें कोई एक ऐसा गुण होता है जिसका संरक्षण यानी कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब अगर आप पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रख कर देखेंगे तो उस गुण का योगफल नहीं बदलेगा। अगर किसी प्रक्रिया को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने पर भी उसके परिणाम में कोई बदलाव ना आए तो उसे स्पेस में ट्रांसलेशन के हिसाब से सिमेट्रिक कहा जाएगा। और ऐसे में उस प्रक्रिया के लीनियर मोमेंटम का संरक्षण यानी कंजर्वेशन होगा। मतलब प्रक्रिया के पूर्ण लीनियर मोमेंटम का योगफल वही रहेगा जो स्थान बदलने से पहले था। इसी तरह अगर किसी प्रक्रिया या प्रणाली के एक एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा दिए जाने के बाद भी परिणाम में बदलाव ना आए तो उसे रोटेशनली सिमेट्रिक माना जाएगा। और इस स्थिति में प्रक्रिया के एंगुलर मोमेंटम का संरक्षण होगा, यानी प्रक्रिया का एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा जो बदलाव के पहले था। एक तीसरा मामला ऊर्जा के संरक्षण से जुड़ा है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रणाली या प्रक्रिया की ऊर्जा का योगफल बदलता नहीं है तो वो समय के हिसाब से सिमेट्रिक है, यानी प्रक्रिया आज हो, कल हो या 2 घंटे बाद पूर्ण रूप से उसकी ऊर्जा का योगफल बदलेगा नहीं। वैज्ञानिकों के पास कंजर्वेशन के नियमों के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन किसी को स्पष्ट रूप से ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मांड के बुनियादी सिद्धांत हैं और ये सिमेट्री से इस तरह मूल रूप से जुड़े हुए हैं। न्यूटन्स थ्योरम सिर्फ इन 3 संरक्षण सिद्धांतों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये एक तरह की चाबी है जो वैज्ञानिकों को किसी भी प्रणाली या प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। मतलब अगर किसी प्रक्रिया में उन्हें कुछ नई तरह की सिमेट्री दिखाई दे तो वो उससे जुड़ा संरक्षित गुण ढूंढ सकते हैं, और अगर उन्हें कोई संरक्षित गुण दिखाई दे तो वो उससे जुड़ी सिमेट्री ढूंढ सकते हैं। और इस वजह से न्यूटन्स थ्योरम आज भौतिक विज्ञान की हर शाखा में इस्तेमाल होता है, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो या थियोरेटिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। न्यूटन्स थ्योरम के मामले में भौतिक वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि एमी नोएटर ने 2 मिनट के लिए उनकी दुनिया में झांका और उसे पूरी तरह से हिला डाला। लेकिन अद्भुत बात यह है कि गणित के क्षेत्र में उनका योगदान और भी शानदार है। हम बारीकी में तो नहीं जाएंगे, पर एल्जेब्रिक इनवेरिएंट्स, मैथमेटिकल रिंग्स, टोपोलॉजी और नॉन कम्यूटेटिव एल्जेब्रा कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था कि उनका कौशल अक्सर उनके छात्रों के काम में नजर आता था। उन्होंने कई होनहार पीएचडी छात्रों को भी पढ़ाया जिन्होंने खुद आगे चलकर गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। दुनिया भर की औपचारिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने सफलता के इस मुकाम को हासिल किया, और ये बाधाएं उनके रास्ते में सिर्फ इसलिए आईं क्योंकि वो एक महिला थी और एक यहूदी परिवार से थी। एक अच्छी बात यह है कि एमी जैसे प्रतिभाशाली मार्गदर्शकों के कारण विज्ञान में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, पर अभी भी काफ़ी काम बाकी है। आज भी भारत और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देशों में लोग चाहते हैं कि उनके घर में लड़का ही पैदा हो। कई परिवारों में आज भी लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कभी स्कूल ख़त्म करते ही उन पर शादी करने का दबाव डाला जाता है, और कभी वो स्कूल की शिक्षा ख़त्म ही नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है, वो एक गहरा और पेचीदा विषय है जिसे हम फिर किसी दिन देखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज़ादी के समय से भारतीय महिलाओं की साक्षरता में लगातार सुधार आता रहा है। भारत के लोग समझें या ना समझें,
पर सरकारें ये ज़रूर समझती हैं कि देश की उन्नति के लिए पूरी जनसंख्या का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसीलिए केंद्रीय और राष्ट्र सरकारों ने महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में कई योजनाएं बनाई हुई हैं। अब ये योजनाएं ठीक से चलें और इनका पूरा लाभ उठाया जा सके, वो हमारे ऊपर है। अगर विशेष रूप से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को देखा जाए तो यूनेस्को का कहना है कि इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला शोधकर्ताओं की मात्रा 30% से भी कम है और भारत के अंदर ये मात्रा 15% से भी कम है। ये एक चिंता का विषय है। गरीब और उभरते देशों में अक्सर लोगों और सरकारों की कई मजबूरियां होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का और अपने हुनर को पहचान कर उसे विकसित करने का मौका मिले। क्या पता किसके अंदर अगला रामानुजन या अगली एमी छुपे हों। खैर, ये थी एमी नोएटर की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।